दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एडवेंचर वॉर से भरपूर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 8वीं सदी का समय दिखाया जाता है, जहां हम नॉर्स समुदाय के लोगों को देखते हैं, जो इकट्ठा होकर गांव की खुशहाली के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक औरत आती हैं और वह सभी को बताती हैं कि शायद हमारे देवता हमसे नाराज हो गए हैं और हमें देवताओं को खुश करने के लिए किसी औरत को आग में जिंदा जलाकर देवताओं को उसकी बलि देनी होगी, ताकि फिर से बारिश हो सके। दरअसल पिछले 4 सालों से अकाल पड़ा था। बारिश ना होने की वजह से खाने को अनाज नहीं था और अब लोग भूख मर रहे थे। ऐसे में राजा एक सभा बुलाता है, जिसमें उसके मंत्री सलाह देते हैं कि उन्हें देवताओं को बलि देना चाहिए, जो कि हमारे समुदाय का रिवाज है, जिससे हमारी जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन तभी रेडबैड कहता है कि इन सब से कोई भी देवता खुश नहीं होगा। ये पुरानी और बेकार की रस्मों को हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन रेडबैड की बातें गांव वालों के पल्ले नहीं पड़ रही थीं और वह इस रस्म को करने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रैंकिश सेना को देखते हैं, जो गांव की दीवारों के बाहर ढेरा डाले बैठे थे। तभी वहां पर फ्रैंकिश कमांडर आता है और अपने सिपाहियों को कहता है कि उन्हें पूरे उत्तरी यूरोप पर कब्जा करना है, जो रोमन साम्राज्य कभी नहीं कर सका, और इसकी शुरुआत फरीजिया से होगी। वहीं दूसरी ओर गांव की सभी कुंवारी लड़कियां रस्म में भाग लेने जा रही होती हैं। तभी रेडबेड अपनी प्रेमिका को उस रस्म में जाने से रोकता है, क्योंकि रेडबेड जानता था कि यह बेकार की रस्म उसकी प्रेमिका को हमेशा के लिए उससे दूर कर देगी। लेकिन उसकी प्रेमिका उसे समझाती है कि उसे यह रस्म निभानी ही होगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके लोग भूख से मरते रहे। लेकिन रेडबेड मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। इसके बाद सभी कुंवारी लड़कियां को जलती हुई आग के आसपास बैठा दिया जाता है। फिर एक बूढ़ी औरत उन लड़कियों के हाथ में लकड़ियों के टुकड़े देती है, और जिस भी लकड़ी पर तीर बना होगा, उसे गांव की खुशहाली के लिए कुर्बानी देनी होगी। इसके बाद गांव के लोग एक लड़की को पेड़ से बांधकर उसे आग लगा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेडबेड की प्रेमिका के हाथ में भी वही लकड़ी थी जिस पर तीर बना हुआ है। इसका मतलब अगला नंबर रेडबेड की प्रेमिका का था। लेकिन तभी रेडबेड के पिता उसे समझाते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा पूरा समुदाय खत्म हो जाएगा, और इसलिए हमें इस रस्म को निभाना ही होगा। अब रेडबेड को ना चाहते हुए भी अपने पिता की बात माननी पड़ती है, और फिर उसकी प्रेमिका को भी पेड़ पर बांध दिया जाता है। लेकिन उसी दौरान फ्रैंकिश सिपाही किले की दीवारों पर चढ़कर गांव वालों पर अटैक करने लगते हैं। फ्रैंकिश सेना संख्या में गांव वालों से बहुत ज्यादा थे और वह उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब राजा गांव के लोगों को आदेश देता है कि वह इस लड़ाई को जीत नहीं सकते, इसलिए उन्हें पीछे हटना होगा। जाओ और अपने परिवार के लोगों को बचाओ। लेकिन तभी रेडबैड अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए तलवार उठाकर फ्रैंकिश सेना पर अटैक कर देता है और उन्हें टपकाते हुए अपनी प्रेमिका के पास जाकर उसके हाथों को खोल देता है। लेकिन तभी फ्रैंकिश कमांडर भाला फेंककर राजा पर अटैक करता है, और जिससे राजा मारा जाता है। यह देखकर गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब रेडबेड अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन रेडबैड जानता था कि अभी बदला लेने का सही समय नहीं है। इसलिए वह भी गांव वालों के साथ एक दूसरी जगह बसने के लिए निकल पड़ते हैं। वही अब फ्रैंकिस राजा डोरेस्टेड गांव में पहुंचता है, जहां पर उसके सैनिक गांव में रह गए बाकी लोगों को भी मार डालते हैं। दूसरी ओर रेडबैट का चाचा ईबर्ट अब नार्श लोगों का नया राजा बन जाता है, और वह अपने गांव डोरेस्टैड को खोने का सारा इल्जाम रेडबैट पर थोप देता है और कहता है कि तूने हमारी बरसों की परंपरा को तोड़कर देवताओं को नाराज किया है, जिसके चलते हमने अपना राजा खो दिया, और तेरी नासमझी की वजह से आज हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। अब उस कबीले के बाकी लोग भी रेडबेट को गुनाहगार मानने लगे। इसके बाद राजा आदेश देता है कि इसने देवताओं को नाराज किया, अब वो ही इसकी जिंदगी का फैसला करेंगे। वही रेडबैट भी खुद को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद रेडबेट के साथ भी उसी रस्म को किया जाता है, जिसमें रेडबेट को भी वही लकड़ी का टुकड़ा दिया जाता है जिसमें तीर का निशान बना था। इसका मतलब रेडबेट गुनाहगार था, इसलिए अब रेडबेट भी देवताओं का फैसला समझकर सजा पाने के लिए तैयार था।
इसके बाद कबीले के लोग उसे समुद्र के देवता को उसकी बलि चढ़ाने के लिए समुद्र के किनारे लेकर आते हैं। अब रेडबेड को एक लकड़ी के लट्ठे पर लेटाकर उसके हाथ और पैरों को कसकर बांध दिया जाता है ताकि वह खुद को छुड़ा ना सकें। तभी कबीले की बूढ़ी औरत उसके पॉकेट में नार्स कबीले का लॉकेट रख देती है। इसके बाद उसे पानी में धकेल दिया जाता है। लेकिन यह देखकर रेडबेड की प्रेमिका खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसी की वजह से रेडबेड को सजा मिल रही थी। उसका दर्द तब और बढ़ गया जब वो उसे बचा नहीं पाई। वही अब हम रेडबेड को देखते हैं, जो समुद्र की लहरों के साथ बहता जा रहा था। बार बार उसका सिर पानी में डूब रहा था। दूसरी तरफ हम फ्रैंकिश पादरी को देखते हैं, जो डोरेस्टेड के बाकी लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। वही दूसरी ओर रेडबेड किसी तरह बच जाता है और समुद्र की लहरें उसे डेनमार्क के किनारे तक ले आती हैं, जहां पर एक औरत उसे देख लेती है। इसके बाद वह उसे घसीटते हुए अपने कबीले में ले आती है। लेकिन कबीले के लोग उसका हाल देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि इसे समुद्र के देवता को बलि के रूप में चढ़ाया गया होगा, इसलिए इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर उस कबीले का सरदार भी आ जाता है और वह अपने लोगों से कहता है कि हो सकता है वह किसी और कारण से समुद्र में फंस गया हो, इसलिए उसे छोड़ दो। इसके बाद सरदार उसे अपने पास अपने घर में रहने देता है। अब हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर रेडबेड लकड़ी काट रहा था। वह हमेशा चुपचाप अपना काम करता था और किसी से कुछ भी नहीं बोलता था, जैसे उसने हमेशा के लिए मौन रहने की कसम खा ली हो। जब भी लोग उसका मजाक उड़ाते, वह चुपचाप सब कुछ सह लेता, लेकिन वो अपना नाम और अतीत कभी किसी को नहीं बताता। जब कबीले सरदार उसे अक्सर उदास देखता है, तो वह उसकी उदासी मिटाने के लिए उसे भी अपने साथ शिकार पर लेकर जाने लगा, ताकि वो अच्छा फील करे। लेकिन रेडबेड एक भी शिकार नहीं कर पाता है। तब सरदार रेडबेड से कहता है कि कभी सोचा है तुम समुद्र में बिना किसी मदद के जिंदा कैसे बचे? क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, और हो सकता है ईश्वर ने तुम्हें किसी महान कार्य के लिए यहां भेजा हो। अब रेडबेड सरदार की बातों से थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तभी वह लड़की अपने तीर से एक खरगोश का शिकार करती है। अब रात होने पर उस कबीले में एक बच्चा पैदा होता है, जिसके बाद कबीले के सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। वही रेडबेड को भी अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। वह खुद को अकेला फील करता है। अब अगले दिन टॉवर पर खड़े सिपाही समुद्र से बहुत से लड़ाकू जहाजों को अपनी ओर आते देखते हैं। इसके बाद सिपाही सभी को खतरे का सिग्नल देते हैं, जिससे पूरे कबीले में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहां पर रेडबेड भी आ जाता है, लेकिन सरदार उसे फाइट करने से रोक देते हैं, क्योंकि वो अभी लड़ने की हालत में नहीं था। अब सरदार अपने योद्धाओं को लेकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। वही रेडबेड फिर से अपने लोगों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह सरदार की इजाजत के बिना ही दूर से उन्हें लड़ता हुआ देखता है। अब दोनों ओर से जबरदस्त फाइट होने लगती हैं। डेनमार्क के योद्धा जी जान से दुश्मनों पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन दुश्मन सैनिक जहाज से उतरते ही जा रहे थे। वहीं कबीले के लोग लकड़ियों से बनाई गई देसी मशीनों से उन पर गोले दाग रहे होते हैं, जिससे दुश्मनों के जहाज पूरी तरह आग में जल जाते हैं। तभी एक तीर आकर सरदार को लग जाता है। यह देखकर अब रेडबेड भी लड़ाई में उतर जाता है। लेकिन जैसे ही वह फाइट के लिए खुद को तैयार करता है, एक भारी भरकम योद्धा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब रेडबेड तुरंत उस पर एक के बाद एक 3 तीर छोड़ देता है, लेकिन उस योद्धा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और वह अपनी कुल्हाड़ी से रेडबेड के धनुष को तोड़ देता है। अब रेडबेड अपनी तलवार निकालकर उससे फाइट करता है, लेकिन वह योद्धा उसे नीचे पटककर मारने ही वाला था कि तभी पहाड़ी से एक लड़की छलांग लगाकर उस योद्धा को मार गिराती है। यह लड़की वही थी जिसने इससे पहले भी रेडबेड की जान बचाई थी। उसका नाम फ्रिया होता है। अब वह दोनों मिलकर बहुत से सैनिकों को मार गिराते हैं और आखिरकार डेनिश योद्धाओं की जीत होती है और दुश्मन सेना युद्ध छोड़कर भाग जाती है। अब सरदार को यकीन हो गया था कि रेडबेड का आना देवताओं की इच्छा है। अब रात होने पर सरदार और उसके लोग जीत का जश्न मनाते हैं और रेडबेड की फाइटिंग स्किल की तारीफ भी करते हैं। तभी फ्रिया सभी को बताती हैं कि रेडबेड नार्श कबीले से हैं और मुझे उसके पास से एक लॉकेट मिला है। अब रेडबेड सभी को अपनी सच्चाई बताता है। इसके बाद सरदार अपनी बेटी फ्रिया का हाथ रेडबेड के हाथ में दे देता है और अब वह दोनों पति पत्नी होंगे। इसके बाद रेडबेड और फ्रिया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक लोगों को देखते हैं, जिन्होंने डोरेस्टैड पर कब्जा करके वहां एक नया चर्च बनवा दिया था और रेडबेड के कबीले के लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू कर दिया था। और जिन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया, उन्हें मार दिया गया। अब रात होने पर एक आदमी आकर उस चर्च में आग लगा देता है, जिससे राजा कुछ पल के लिए परेशान हो जाता है। इसके बाद वह डिसाइड करता है कि अगर उन्हें फ्रीजिया को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखना है, तो उसके लिए फ्रिजिया के राजा की बेटी से अपने बेटे की शादी करवानी होगी। वही अब यह खबर डेनमार्क में रेडबेड तक जा पहुंची। जब रेडबेड को पता चलता है कि उसकी बहन की जबरदस्ती शादी की जा रही है, तो वह अपने पुराने जख्मों को भूलकर अपनी बहन को बचाने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर निकल पड़ता है। जाने से पहले वह दोनों सरदार को अलविदा कहते हैं, इसके बाद जहाज में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रेडबेड की बहन और कबीले की एक लड़की फ्रैंकिश राजा के महल में पहुंचती हैं, जहां पर राजा उससे कहता है कि अगर तुम अपने लोगों को सही सलामत देखना चाहती हो, तो इसके लिए तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। यह सुनकर रेडबेड की बहन राजा के मुंह पर थूक देती है और उससे कहती हैं कि इससे अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब राजा का कमांडर उसकी सहेली का गला काटकर उसे मार डालता है। यह देखकर रेडबेड की बहन बहुत डर जाती हैं और राजा के बेटे पैपीन से शादी करने के लिए मान जाती हैं। इसके बाद पादरी शादी से पहले रेडबेड की बहन को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहता है। जब वह अपना धर्म बदलने से इनकार कर देती हैं, तब पादरी उसे पानी में डुबोने लगता है। वही तब तक रेडबेड भी छुपकर फ्रैंकिस राजा के महल में पहुंच जाता है और जब वह अपनी बहन के साथ हो रहे टॉर्चर को देखता है, तो उसका खून खोलने लगता है। लेकिन तभी एक सिपाही उसे वहां देख लेता है। इसके बाद रेडबेड सैनिकों को टपकाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जब बहुत से सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं, तब फ्रिया भी वहां पर आ जाती हैं और फिर वह दोनों एक रस्सी को बांधकर महल से बाहर निकल आते हैं। तभी फ्रैंकिस सैनिक उन पर तीर चलाने लगते हैं, लेकिन तब तक वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। वही अब रेडबेड की बहन धर्म बदलने के लिए मान जाती हैं, लेकिन वह शादी करने के लिए थोड़ा और समय मांगती हैं। दूसरी ओर रेडबेड अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने कबीले में पहुंचता है, जहां पर उसे सही सलामत देखकर उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद रेडबर्ड अपनी प्रेमिका फ्रेनी से मिलता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जब रेडबेड उसे अपनी पत्नी और बेटे से मिलवाता है, तब फ्रेनी बताती है कि उसका भी एक परिवार है, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान था, मोहब्बत का दौर अब बीत चुका था। बस यादें रह गई थीं। तभी रेडबेड का भाई, जो अब इस कबीले का राजा था, रेडबेड को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम राजा के बेटे पेपिन को देखते हैं, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। वह अपने पिता से कहता है कि हमें अब उत्तर के राज्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए, जहां तक कभी रोमन साम्राज्य नहीं पहुंचा पाया। लेकिन राजा उसके प्लान को बेकार बताकर इनकार कर देता है, जिससे पेपिन को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इससे पहले भी उसके पिता ने उसके प्लान को ठुकरा दिया था। राजा कभी भी अपने बेटे के फैसले से खुश नहीं होता था। दरअसल पेपिन राजा का नाजायज बेटा था, उसकी माँ एक नौकरानी थी और इसलिए राजा नहीं चाहता था कि वो इस पूरे राज्य का वारिस बने। दूसरी ओर हम रेडबेड को देखते हैं, जो कबीले के सरदार यूर्रे के पास आकर उससे कहता है कि हमें फ्रैंकिश राजा के महल पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि उसने इस कबीले की बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और अगर उसे रोका नहीं गया, तो एक दिन हम सबको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सरदार का बाप एबर्ट फ्रैंकिस राजा से युद्ध करना नहीं चाहता था और वह रेडबेड से कहता है कि तुम अब इस कबीले के नहीं हो, तुम्हारी किसी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। तब रेडबेड सरदार के सामने अपना सिर झुकाता है और उसे अपनी वफादारी का सबूत देता है। यह देखकर सरदार रेडबेड को गले लगा लेता है। वहीं दूसरी ओर हम पेपिन को देखते हैं, जिसके दिल में अपने बाप के प्रति गुस्सा बढ़ता गया और एक दिन उसने अपने बाप की ड्रिंक में जहर मिला दिया और पूरे राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। जब राजा तड़प तड़प कर मर गया, तब पेपिन अपने सौतेले भाई को किले की दीवारों पर ले जाकर धक्का देकर उसे भी अपने रास्ते से हटा देता है। इसके बाद वो रेडबेड की बहन के पास जाता है, जो उसके अत्याचार से बहुत डर चुकी थी और इसलिए वह खुद को पेपिन को सौंप देती है। इसके बाद पेपिन अब उत्तर के राज्यों पर हमला कर देता है और वहां के लोगों को बेदर्दी से मार डालता है। तभी फेन ने भागता हुआ सरदार के पास आता है और उसे खबर देता है कि हमारे गांव के नजदीक खुले मैदान में फ्रैंकिस सैनिक भारी तादाद में हथियारों के साथ खड़े हैं।
अब सरदार यूर्रे अपनी सेना जुटाता है। अब रेडबेड भी आ जाता है और सरदार से कहता है कि हमें दुश्मन को उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से घेर कर हमला करना होगा। इसके बाद झुर्रे अपनी खास सेना को लेकर फ्रैंकिश सैनिकों से आमने सामने का युद्ध लड़ने निकल पड़ता है। वही रेडबैड को गुरिल्ला तरकीब अपनाकर दुश्मन को हराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब रेडबैड दुश्मन के पीछे से हमला करने के लिए एक घास के मैदान में छिप जाता है। वही फ्रैंकिस सेना भी पीछे से अटैक करने का प्लान बना रहे थे कि तभी दुश्मन सेनापति को कुछ अजीब महसूस हुआ और वह पीछे हटने लगते हैं। वही अब रेडबैड मौके का फायदा उठाकर तुरंत फ्रैंकिस सेना पर तीर से अटैक करने लगता और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। दूसरी ओर झुर्रे की सेना फ्रैंकिश सेना से भिड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन दुश्मन सेना की संख्या देखकर सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। तभी रेडबैड अपने हाथ में दुश्मन सेनापति का सिर लेकर आता है, जिसे देखकर झुर्रे के योद्धाओं में जोश भर जाता है। अब रेडबैड फिर से अपनी अगली चाल चलता है और वह दुश्मन को उकसाने के लिए उन्हें गुस्सा दिलाने लगता है, जिसके बाद पेपिन अपनी एक खास सेना की टुकड़ी को रेडबैड के पीछे भेज देता है। दरअसल यह सब पहले तय था। अब रेडबैड अपने सैनिकों को लेकर समुद्र के रेतीली जमीन की तरफ भागता है। वही दुश्मन सेना भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। अब रेडबैड और उसके सैनिक किनारे के दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रैंकिश सैनिक बीच पानी में आते हैं, पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगता है, जिससे दूसरी तरफ जाना मुश्किल था और ना ही वह अब पीछे लौट सकते थे। आखिरकार फ्रैंकिस सेना लहरों के बीच फंसकर बह जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों सेना के बीच फाइट होने लगती है। सरदार झुर्रे की सेना पूरी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ती है, लेकिन फ्रैंकिस सेना की तादाद ज्यादा होने से धीरे धीरे झुर्रे के योद्धा पीछे हटने लगते हैं, जिससे सरदार का मनोबल टूटने लगता है। लेकिन तभी रेडबैड अपनी टुकड़ी लेकर आ जाता है और यह देखकर सरदार झुर्रे के सैनिकों का जोश फिर से हाई हो जाता है। अब रेडबैड सेना की अगुवाई करता है और दुश्मन सेना पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार बाजी रेडबैड की सेना के पाले में होती है। कबीले के सभी योद्धा पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं और अब फ्रैंकिस सेना का मनोबल टूटने लगता है। यह देखकर पेपिन अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे देता है। अब रेडबेड और उसके लोग यह लड़ाई जीत जाते हैं और अब पूरा कबीला रेडबेड की हिम्मत और बहादुरी का लोहा मानने लगता है। और यही बात उसके चाचा एबर्ट को चुभने लगती है। उसे लगने लगा कि कहीं रेडबैड की शोहरत की वजह से उसके बेटे की गद्दी ना छीन जाए, और इसलिए एबर्ट पेपिन के बेड़े में जाकर उससे मिलता है और रेडबैड को रास्ते से हटाने की योजना और उसकी कमजोरी पेपिन को बता देता है। वही अब हम रेडबैड को देखते हैं, जो अपनी पत्नी के क्रिश्चियन होने से परेशान था, क्योंकि जब कबीले के लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वह कबीले की तांत्रिक महिला से मिलता है और उससे सलाह लेता है। इस पर तांत्रिक महिला उसे बताती हैं कि उसकी पत्नी को अपना धर्म बदल लेना चाहिए। इसके बाद रेडबेड फ्रेया को समझाता कि उसे भी कबीले का हिस्सा बनने के लिए अपने धर्म को त्याग देना चाहिए। लेकिन फ्रेया रेडबेड के समझाने के बाद भी अपने धर्म को फॉलो करती है और चुपचाप चर्च में जाकर एक पादरी से मिलती हैं और उसे अपनी समस्या बताती हैं। इस पर पादरी उसे समझाता है कि उसे अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, और इसी के चलते रेडबेड और फ्रेया के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। वही अब रेडबैड च्यूरे से कहता है कि क्यों ना हम अपना गांव डोरस्टैड वापस ले लें, क्योंकि इस समय फ्रैंकिस सैनिकों के जख्म ताज़ा है और हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। रेडबैड की बातों में दम था और इसीलिए झुर्रे उसका साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद रेडबैड डेनमार्क के योद्धाओं से मिलता है और वह फ्रैंकिस सेना को अपने राज्य से खदेड़ने के लिए उनसे मदद मांगता है। और फिर अगली पूर्णिमा के दिन हमले की योजना का प्लान बनाया जाता है। इसी दौरान एक पादरी, जो कि फ्रैंकिश राजा का वफादार था, वह कबीले के पवित्र पेड़, जो कि उनकी आस्था का प्रतीक है, उसे काटने लगते हैं। यह देखकर जब कबीले वाले उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, तो पादरी लोगों को क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए कहता है। इसके बाद कबीले के कुछ लोग इस बात की खबर रेडबैड तक पहुंचाते हैं। अब रेडबैड वहां पहुंचकर पेपिन के सैनिकों पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी पेपिन के सैनिक कबीले की तांत्रिक महिला को मार डालते हैं। यह देखकर रेडबैड बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहां पर एबर्ट भी आ जाता है और कबीले के लोगों को कहता है कि रेडबैड फ्रैंकिश सैनिकों से मिल चुका है, क्योंकि उसकी पत्नी क्रिश्चियन है और वह सभी को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। यह सुनकर कबीले वाले रेडबैड का साथ छोड़ देते हैं
और इसी मौके का फायदा उठाकर एबर्ट, रेडबैड और फ्रेया और फ्रेनी को पेपिन के सैनिक के हवाले कर देता है। इसके बाद फ्रैंकिश सैनिक तीनों को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। वही जब ज्यूरे को इस बात का पता चलता है कि उसके पिता की वजह से रेडबेड को बंदी बना लिया गया है, तब वह अपने बाप से भिड़ जाता है और फैसला करता है कि वह किसी भी कीमत पर रेडबैड को छुड़ा कर लाएगा। दूसरी ओर पेपिन के सिपाही रेडबेड के बेटे को उनसे छीन लेते हैं और फिर उन तीनों को कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पेपिन रेडबेड को धमकी देता है कि अगर उसने अपने लोगों के सामने बपतिस्मा नहीं लिया तो उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल पेपिन चाहता था कि रेडबेड क्रिश्चियन धर्म अपना ले ताकि वह उसके साथ उसके लोगों की आस्था को तोड़कर इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लेगा। अब रेडबेड अपने बैट को बचाने के लिए मान जाता है, लेकिन बपतिस्मा लेते समय रेडबेड पादरी के झूठ की पोल खोल देता है और अपने लोगों से कहता है कि यह एक चाल है राजा, मेरा इस्तेमाल करके हमारी आस्था को तोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। यह सुनकर कबीले के लोग भड़क जाते हैं और तभी रेडबेड का एक साथी उसके हाथ में हथियार थमा देता है। इसके बाद सरदार जूर्रे हमला करने का आदेश दे देता है। अब वहां का माहौल बिगड़ते देख राजा पेपिन भागकर किले में छुप जाता है। वही लड़ाई के दौरान पेपिन का सैनिक पीछे से सरदार ज्यूरे को भाला घोंप देता है, जिससे सरदार बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने ताज को रेडबैड के हाथों में थमा देता है और उससे कहता है कि इसके असली वारिस तुम हो। इतना कहकर सरदार दम तोड़ देता है। अब रेडबेड अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोकर बहुत दुखी हो जाता है और वह कसम खाता है कि वह राजा के अत्याचार को जड़ से खत्म कर देगा। इसके बाद कबीले के सभी लोग रेडबेड को अपना नया लीडर चुन लेते हैं। अब रेडबेड और उसके लोग राजा की सेना से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। अब रेडबैड चंद्रग्रहण होने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि आज रात चंद्रग्रहण होगा और उसने आज रात का प्लान पहले से तैयार रखा था, जब चांद पूरी तरह से ढक जाता है। उसी वक्त रेडबेड अटैक करने का आदेश देता है और फिर रेडबेड के लोग पीछे से जलते हुए गोलों को फ्रैंकिस सेना पर गिराने लगते हैं, जिससे उनकी सेना बिखर जाती है। अब रेडबेड और उसके योद्धा जी जान से दुश्मन सेना पर टूट पड़ते हैं और उन्हें एक एक करके खत्म करने लगते हैं। लेकिन किले के अंदर एक और फ्रैंकिश टुकड़ी छिपी थी जो पेपिन के आदेश का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी ओर दानिश लड़ाके चुपचाप पानी के रास्ते किनारे तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें रेडबेड ने इसी दिन के लिए बुलाया था। अब दानिश लड़ाके जहाज से उतरते ही पेपिन की सेना पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर पेपिन को अपनी रिजर्व सेना मैदान में उतारनी पड़ जाती है, जो कि उसकी सुरक्षा के लिए थी। वही अब रेडबेड किले की दीवार फांदकर अंदर आ जाता है और पेपिन के सैनिकों को खत्म करने लगता है। अब राजा पेपिन समझ जाता है कि हालत काबू से बाहर है और इसलिए वह किले को आग लगा देने का हुक्म देता है। इसके बाद उसके सैनिक सुअरों पर तेल डालकर उन्हें आग लगा देते हैं और फिर वह सुअर जलते हुए पूरे किले में आग फैला देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर पेपिन रेडबेड के बच्चे को लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी रेडबेड की बहन उसे पेपिन की चाल के बारे में बता देती हैं। उसी समय फ्रेया पेपिन की दासी के घोड़े का पैर काट देती हैं, जिससे घोड़ा गिर पड़ता है और अब फ्रेया अपने बेटे को उठा लेती हैं। अब रेडबेड पेपिन पर अटैक करने लगता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन अब पेपिन नीचे गिर जाता है और तब रेडबेड उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी राजा अपने जनरल से कहता है कि रेडबेड के बच्चे को खत्म कर दो। इसके बाद जनरल रेडबेड के बच्चे की तरफ भाला फेंकता है, लेकिन तभी फ्रेनी उन दोनों के बीच में आ जाती है, जिससे भाला उसके सीने के पार हो जाता है। यह देखकर पेपिन वहां से भाग जाता है। अब रेडबेड अपनी प्रेमिका को मरता देख लाचार हो जाता। दरअसल फ्रेनी अपने पुराने प्यार के परिवार को बचाने के लिए खुद को खत्म कर देती हैं, ताकि उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। और दूसरा कारण, इस लड़ाई में उसका पति भी मारा जा चुका था, इसलिए उसके जीने की कोई और वजह नहीं बची थी। लेकिन रेडबेड ने इस लड़ाई में बहुत कुछ खो दिया था। इसके बाद रेडबेड और कबीले के बाकी लोग फ्रेनी का अंतिम संस्कार करते हैं और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।